Hello everyone and welcome back to the channel. So guys, we are back with another session for your RBI and RBI Grade B and NABARD Grade A revision series, and this is lecture 5 for your revision for your English language. So guys, in this session we'll be practicing some questions from adjectives and adverbs, and we'll also be practicing a few previous year questions along with them. So guys, before we go any further, don't forget to like the session, don't forget to subscribe to our channel if you're here for the first time. And if you need the PDF of these session, you can join our Telegram channel, the link for which has been given in the description of the video. So guys, before we start, I would like you to see our crash course and quick revision batch which can really help you in your preparation before the exam. तो गाइज मैं आपको अपने क्रैश कोर्स को दिखाता हूँ एक बार. गाइज आप अपने ब्राउज़र पे जाके edutap.co.in अगर सर्च करते हैं तो आप हमारे लैंडिंग पेज पे आएंगे गाइस. हमारे लैंडिंग पेज पे आपको ऊपर ही हमारे एग्जाम कोर्सेज फ्री मटेरियल सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा. तो आप कोर्सेज में जाओगे तो जैसे अगर मैं आरबीआई की बात करता हूँ तो आरबीआई में अभी जो अभी एग्जाम से पहले जो आप यूज़ कर सकते हो, दीज आर योर क्विक रिविजन बैच जिसमें आपको सब कुछ मिलता है. लाइव क्लासेस, करंट अफेयर्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, वीकली मेंटर टॉक, एंड वी आर ऑफरिंग अ फ्लैट 63% डिस्काउंट ऑन दिस. सो गाइज गो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट. एंड फिर हमें लाइव क्रैश कोर्स भी है हमारा एक जिसमें आपको सब कुछ फॉर फेज़ 1 प्लस फेज़ 2 भी आपको मिलता है. तो ये जो क्विक रिविजन बैच है ये सिर्फ फेज़ 1 के लिए है, और ये जो लाइव क्रैश कोर्स है ये फेज़ 1 प्लस फेज़ 2 के लिए, दोनों के लिए है, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलती है दोनों फेजेस की. और हमारे पास एक स्पेशल टेस्ट सीरीज भी है जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हो, प्रैक्टिस को बेटर कर सकते हो, अपना सिमुलेशन में डाल सकते हो. सो दिस इज़ फॉर आरबीआई गाइज. एंड अगर आप हमारे कोर्सेज में ही अगर नाबार्ड पे जाते हैं तो नाबार्ड में भी आपको हमारे इसी तरह से फेज़ 1 की टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, आपको क्विक रिवीजन बैच मिल जाएगा जो सिर्फ फेज़ 1 के लिए है, और एक टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी जो फेज़ 1 प्लस फेज़ 2 के लिए है. उसके बाद लाइव क्रैश कोर्स जो फेज़ 1 प्लस फेज़ 2, उसमें कंप्लीट कवरेज है आपके एग्जाम की. फिर आपका सिल्वर कोर्स है जो आपको पूरा 1 साल के लिए वैलिड होता है. 1 साल की वैलिडिटी के साथ भी है, 1.5 साल की भी और 2 साल की भी. और सिमिलरली गोल्ड पैकेज जिसमें फेज़ 1 फेज़ 2 प्लस इंटरव्यू सब कुछ मिलेगा आपको. इसकी वैलिडिटी भी आपको 1 ईयर, 1.5 ईयर्स और 2 ईयर्स की मिलती है. तो यू कैन चूज योर कोर्स एंड कम ज्वाइन अस एंड गेट बेनिफिटेड एंड स्टार्ट एंड स्ट्रीमलाइन योर प्रेपरेशन जर्नी विद अस. सो गाइस, दिस वाज अबाउट आवर कोर्सेज. अब चलते हैं गाइज अपने प्रैक्टिस सेशन पे. तो गाइज आज हम कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, तो इनको देखना, इनसे मैं कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करने की कोशिश करूंगा आपके साथ, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना हो सके मैं आपको एक रिवीजन के वे में आपको मैं सारा टॉपिक करवा पाऊँ, दोनों टॉपिक करवा पाऊँ. तो शुरू करते हैं गाइज. सबसे पहले अपने क्वेश्चन हैं एडजेक्टिव्स के ऊपर. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो यहीं पर पॉज कर लेना है. ठीक है, पहले आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करके देखो. हर स्लाइड पर यही करना है आपको गाइज. वीडियो पॉज कर लो, अपने क्वेश्चन ट्राई करके देखो, और फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना और देखना कि आप जो सोच रहे थे वो ठीक था या नहीं था. ठीक है, सो पॉज द वीडियो ऑन एवरी स्लाइड, ट्राई योर क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन लिसन टू माय एक्सप्लेनेशन सो दैट यू गेट टू अंडरस्टैंड इफ यू वर गेटिंग द राइट आंसर और नॉट. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस गाइस. एज सूनर एज यू रीच द पोर्ट, रिपोर्ट टू द डेस्क ऑफिसर. गाइस, वी नेवर से एज सूनर एज. Sooner is used for comparison, and there is no comparison because as shows equality. You are as tall as your brother. She's as hardworking as you, right? She's as old as you. So as shows equality, so we can't use comparison here. So this is wrong. So what should be used here? As soon as you reach the airport, report to the desk officer. As soon as long as well as as far as I know. So we use such adjectives, but in the first degree. Now guys, there are 3 degrees of adjectives: good, better, best, cold, colder, coldest, fast, faster, fastest. These are 3 degrees of adjectives, namely positive, comparative, and superlative respectively. So what is positive degree? Adjectives which are used for one nouns. What is comparative degree of adjective? Adjectives that are used to compare 2 nouns, and for comparison between more than 2 nouns we use superlative degree. तो ये basic understanding है आपके. तो sooner नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? soon आएगा. सेकंड क्वेश्चन गाइज, विच डू यू प्रेफर मोर, मीट और फिश? सुनने में ठीक लग रहा है मेरे ख्याल से कि आप किसको ज़्यादा प्रेफर करते हो, मीट को या फिश को. लेकिन गाइज याद रखना, ये जो वर्ड है मैंने आपको पिछले उसमें भी बताया था, प्रेफर
प्रेफर जो वर्ड होता है इसके साथ कभी आप मोर या मोस्ट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेफर का मतलब ही क्या होता है, आप किसको ज्यादा अहमियत देते हो, मीट को या फिश को। तो प्रेफर का मतलब ही होता है ज्यादा अहमियत देना। तो प्रेफर के साथ जब आप इसका पहले ही आपने बोल दिया ज्यादा अहमियत देना, तो फिर मोर लगाने की क्या गुंजाइश है वहां पे, इट बिकम्स सुपरफ्लुअस देयर, तो वो गलत होगा। तो प्रेफर के साथ कई बार हमने देखा होगा, दिस इज द मोस्ट प्रेफर्ड जॉब, या दिस इज द मोस्ट प्रेफर्ड वे टू अर्न मनी, या दिस इज द मोस्ट प्रेफर्ड क्या बोलते हैं बिजनेस टुडे, या दिस इज द मोस्ट प्रेफर्ड क्या बोलते हैं चॉइस राइट नाउ। तो मोस्ट प्रेफर्ड या मोर प्रेफर्ड ये कभी यूज नहीं होते, ये गलत होते हैं गाइस। तो याद रखना प्रेफर के साथ कभी भी मोर या मोस्ट यूज नहीं होता, ठीक है। तो विच डू यू प्रेफर, मीट और फिश, ये रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सम पीपल गेट यूज टू चेंजेस वेरी इजीली देन अदर्स डू। अच्छा, सम पीपल गेट यूज टू चेंजेस वेरी इजीली देन अदर्स डू या मोर इजीली। देखो गाइस, वेरी हम कब यूज करते हैं, जब हमें किसी फर्स्ट डिग्री को बताना। देखो अगर सेंटेंस सिर्फ इजीली तक होता ना गाइस, हम ये वेरी बोल सकते थे कि सम पीपल गेट यूज टू चेंजेस वेरी इजीली। लेकिन अगर उसने आगे बोल दिया ना दैन अदर्स डू, तो दैन मतलब वो कंपैरिजन कर रहा है, और कंपैरिजन में हम वेरी नहीं क्या यूज करते हैं, मोर। तो सम पीपल गेट यूज टू चेंजेस मोर इजीली देन अदर्स डू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इट वाज डिफिकल्ट टू गेट आउट बिकॉज द स्ट्रीट वाज फुल ऑफ पीपल फ्रॉम वन एंड टू अनदर। अब गाइस इसमें गलती क्या थी गाइस, सुनना ध्यान से, अनदर is the wrong word to be used here। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, it was difficult to get out because the street was full of people from one end to the other। क्योंकि देखो अनदर पता क्या होता है गाइस, अनदर इज वैसा ही एक और। जैसे मान लो आपने आइसक्रीम पार्लर, आपने आइसक्रीम खाई कोई, आपको अच्छी लगी, आपने बोला भैया एक और दे दो, एक और दे दो मतलब वैसी ही एक और, गिव मी अनदर, राइट, आई हैव अनदर वे, मेरे पास एक और रास्ता है। तो एक और मतलब होता है वैसा ही एक और। तो सिमिलैरिटी के लिए हम अनदर यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे कि जो स्ट्रीट थी वो भरी पड़ी थी एक कोने से लेके दूसरे कोने तक। सो फ्रॉम वन एंड टू अनदर नहीं, फ्रॉम वन एंड टू द अदर। तो यहाँ पे अनदर वर्ड गलत यूज किया, यहाँ पे क्या आएगा, अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इन माय ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज मोर प्रेफरेबल टू अ पेन। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है गाइस, तो एक बार पहले ना वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, ट्राई कर लो इनको, फिर बाद में मेरे एक्सप्लेनेशन सुनना और देखना आपको ठीक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा गाइस इससे, ठीक है। तो इन माय ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज मोर प्रेफरेबल टू अ पेन, अभी अभी बताया था, प्रेफर, प्रेफर्ड, प्रेफरेबल, इनके आगे आप कभी या इनके साथ आप कभी मोर मोस्ट यूज नहीं कर सकते। तो इन माय ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू अ पेन, ठीक है, मोर प्रेफरेबल नहीं होता। मोर प्रेफरेबल या मोस्ट प्रेफरेबल या मोर प्रेफर्ड या मोस्ट प्रेफर्ड, विच डू यू प्रेफर मोर, जैसे अभी हमने देखा था, विच डू यू प्रेफर मोर, मीट और फिश, यहाँ पे हमने क्या देखा था, मोर नहीं आएगा, तो सिमिलरली मोर प्रेफरेबल नहीं बोल सकते आप। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आई एम गोइंग टू बेड एंड यू वुड बी वेल एडवाइज टू डू लाइकली। अब इसमें गलती क्या थी गाइस, कि वो क्या कह रहा है कि मैं सोने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बेड, और आपको भी यही सलाह दे रहा हूँ कि आप भी यही करो। तो जब आपको ऐसे रिपीटेशन बतानी होती है ना, तो आप लाइकली से नहीं बोलते। लाइकली का मतलब क्या होता है, जैसे मैं मान लो बारिश का मौसम हो रखा है और मैं आपको बोलता हूँ इट इज़ लाइकली टू रेन, इट इज़ लाइकली टू रेन मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद जैसे कि बारिश होने वाली है, ठीक है, दिस इज लाइकली टू हैपन, कि हो सकता है कि ये हो जाए। लेकिन आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि आपको भी यही सलाह दी जा रही है, आप भी यही करो। तो क्या आएगा, आई एम गोइंग टू बेड एंड यू वुड बी वेल एडवाइज टू डू लाइकली नहीं, टू डू सो। टू डू सो का मतलब आप भी सो जाओ। सो टू डू सो का मतलब होता है वही एक्शन को रिपीट करना। जैसे मैं बोलता हूँ आई एम आई एम ट्रेवलिंग टू आई एम ट्रेवलिंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक एंड यू शुड ऑल्सो डू सो। यू शुड ऑल्सो डू सो का मतलब कि आपको भी जाना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम एंड यू आर वेल एडवाइज्ड टू डू सो, तो मतलब आपको भी करना चाहिए। सो टू डू सो बोलते हैं, टू डू लाइकली नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एवरीवन एग्रीज दैट द गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स ऑफ इंडिया। अब इसमें गलती क्या थी गाइस, जब आप सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हो होलीएस्ट तो उसमें आप अदर का क्या लॉजिक है यहाँ पे, कि हर कोई मानता है कि जो गंगा है वो इंडिया में सभी नदियों में से सबसे पवित्र है, या बाकी सभी नदियों में से। अब बाकी सभी नदियों का क्या लॉजिक है, कि इंडिया में जो गंगा है वो सभी नदियों में सबसे पवित्र मानी जाती है, बाकी सभी नदियों में से नहीं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हो, द गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स ऑफ इंडिया, बाकी सभी नदियों में। बाकी सभी का क्या मतलब है, तो द गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया,
नॉट ऑल अदर रिवर्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, एवरीवन एग्रीज दैट द गंगा इज द होलिएस्ट ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, ऑफ ऑल अदर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नो किंग इन दैट पीरियड वाज सो इंटेंसली इन्वॉल्व्ड इन द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल एज किंग अशोका। सुनने में ठीक लग रहा था सेंटेंस, कि कोई राजा उस वक्त में इतना इन्वॉल्व नहीं था अपने प्रजा के देखरेख के लिए जितना कौन था, अशोक था। सो नो किंग इन दैट पीरियड वाज सो इंटेंसली इन्वॉल्व्ड इन द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल एज किंग अशोक। अब इसमें गाइस ऐसे सेंटेंसेस में आपको क्या ध्यान रखना होता है, जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री को यूज करते हो एक सुपरलेटिव सेंस दिखाने के लिए कि कोई राजा इतना इंटेंसली इन्वॉल्व नहीं था जितना अशोक का था, तो आपको यहाँ पे एक वर्ड यूज करना होता है अदर। देखो गाइस, अगर मैं बोलता हूँ नो किंग, नो किंग का मतलब क्या हुआ, कोई किंग था ही नहीं। तो अगर कोई किंग था ही नहीं तो फिर कंपेयर किससे करोगे आप, समझ रहे हो। कंपैरिजन के लिए दो एंटिटीज तो चाहिए कम से कम। आपको ये कॉन्सेप्ट होता है कंपैरिजन का गाइस, कि आपको समझ आता है कि कंपैरिजन के लिए कंपैरिजन सिर्फ दो के बीच में किया जाता है। तो नो किंग या नो अदर किंग, नो अदर किंग इन दैट पीरियड, कि कोई दूसरा राजा इतना इन्वॉल्व नहीं था जितना कौन था, किंग अशोक था। सो यहाँ पे जैसे मैं बोलता हूँ नो नो अदर फ्रीडम फाइटर was या no other politician was more prominent than महात्मा गांधी during the freedom struggle, कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान महात्मा गांधी से ज़्यादा फेमस और कोई पॉलिटिकल और कोई पॉलिटिशियन नहीं था। सो नो पॉलिटिकल लीडर वाज मोर फेमस देन महात्मा गांधी या नो अदर पॉलिटिकल लीडर। तो ये नो लीडर, ये ऐसे जब सेंटेंस शुरू होते हैं ना, इनका ध्यान रखा करो। नो ठीक है, नो अदर स्टूडेंट या नो अदर पर्सन विल बी विल बी एबल टू टेक योर प्लेस इन द कंपनी। जैसे कई बार बोलते हैं भाई और कोई तुम्हारी जगह नहीं ले पाएगा। सो नो पर्सन विल टेक योर प्लेस इन द कंपनी या नो अदर पर्सन विल टेक योर प्लेस इन द कंपनी, कि कोई और, या कैन टेक योर प्लेस, नो पर्सन कैन टेक योर प्लेस इन द कंपनी या नो अदर पर्सन, भाई कोई और तुम्हारी जगह नहीं ले पाएगा तुम्हारे अलावा। तो ये अदर के साथ बोला जाता है। तो नो अदर किंग इन दैट पीरियड वाज सो इंटेंसली इन्वॉल्व्ड इन द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल एज किंग अशोका। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द न्यू असाइनमेंट इज मोर चैलेंजिंग देन मच ऑफ द अर्लियर असाइनमेंट्स, कि वो क्या बोल रहे हैं कि जो नई असाइनमेंट आई है, ये पिछले जितने भी असाइनमेंट्स हैं उनमें से क्या है, उनसे ज़्यादा मुश्किल है। अब इसमें गलती कहाँ थी, मच की, कि नो द न्यू असाइनमेंट इज मोर चैलेंजिंग देन मच ऑफ द अर्लियर या एनी ऑफ द अर्लियर असाइनमेंट्स। के आप पिछली किसी भी असाइनमेंट से इस असाइनमेंट को कंपेयर करके देख लो, ये असाइनमेंट पिछली किसी भी असाइनमेंट से ज़्यादा चैलेंजिंग मिलेगी आपको। सो द न्यू असाइनमेंट इज मोर चैलेंजिंग, कंपेरिजन हो रहा है गाइस, मोर चैलेंजिंग देन मच ऑफ द, अब आपके शायद दिमाग में आ रहा था मैनी ऑफ द, बट एक का कंपैरिजन एक से ज़्यादा से नहीं हो सकता, तो मैनी नहीं, एनी ऑफ द अर्लियर असाइनमेंट्स। किसी भी पिछले असाइनमेंट से कंपेयर करके देख लो, ये असाइनमेंट उससे ज़्यादा चैलेंजिंग मिलेगी। तो मच तो वैसे भी अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है, और असाइनमेंट है, असाइनमेंट तो काउंटेबल है, तो मच तो वैसे भी यूज नहीं हो सकता वहां पे। अब सवाल ये था मैनी आना चाहिए या एनी आना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा एनी ऑफ द अर्लियर असाइनमेंट्स, क्योंकि कंपैरिजन दो के बीच में होता है, दो से ज़्यादा में कंपैरिजन नहीं होता, दो से ज़्यादा में सुपरलेटिव आ जाता है। फिर मुझे क्या बोलना पड़ता है, द न्यू असाइनमेंट इज द मोस्ट चैलेंजिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द अर्लियर या मैनी ऑफ द अर्लियर असाइनमेंट्स, फिर मैं बोल सकता था, लेकिन फिर सारा सेंटेंस ही बदल जाएगा, तो यहाँ पे मैनी नहीं, मोस्ट नहीं, एनी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन बिटवीन द टू, क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। अब ये देखो गाइस, दो में कंपैरिजन हो रहा है, तो व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन बिटवीन द टू, क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी या मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। जब दो की बात हो रही है तो कंपैरिजन होगा, राइट। सो हमें क्या ध्यान रखना है, व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन बिटवीन द टू, क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इनफ इज इनफ, आई कैन नॉट नाउ टॉलरेट दिस मिसचीफ एनी मच। इनफ इज इनफ, आई कैन नॉट नाउ टॉलरेट दिस मिसचीफ एनी मच या एनी मोर। हम क्या कह रहे हैं कि भाई अब मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो एनी मच नहीं, एनी मोर। इनफ इज इनफ, आई कैन नॉट नाउ टॉलरेट दिस मिसचीफ एनी मोर, कि बहुत हो गया, अब मैं और ये शरारत बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो आई कैन नॉट टॉलरेट दिस मिसचीफ एनी मच नहीं, एनी मोर। Next question guys, for millions of people his retirement from cricket has been a greatest shock। अब देखो guys, बिना superlative sense बताए आप superlative degree use नहीं कर सकते, तो for millions of people his retirement from cricket has been a greatest shock या has been a great shock, कि बड़े शॉक की बात है कि वो रिटायर हो गया। तो फॉर मिलियंस ऑफ पीपल हिज रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट हैज बीन अ ग्रेट शॉक। यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा
किसी के बीच में कि ये सबसे ज़्यादा शौक की बात है, ये क्या बोल रहे हैं, एक बहुत बड़ी शौक की बात है। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नहीं क्या आएगा, हैज़ बीन अ ग्रेट शौक। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज हायर देन अमेरिका। गाइस कभी याद रखना है ऐसे, कभी अब सुनने में ठीक लग रहा होगा गाइस, अब आपको ना मतलब वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन ट्राई कर लो, फिर मेरे एक्सप्लेनेशन सुनना। वो क्या, अब गाइस देखो, अगर मैं ये बोलता ना इंडिया इज, अगर वो इंडिया को कंपेयर कर रहा होता अमेरिका से तो कोई दिक्कत नहीं थी गाइस, मैं ये बोल सकता था इंडिया इज मोर पॉपुलस देन अमेरिका, इंडिया इज ग्रेटर देन अमेरिका, इंडिया इज जो भी आप बोलना चाहते हो वो ठीक होता। लेकिन इसमें क्या है गाइस, ध्यान से सुनना, इसमें इंडिया को कंपेयर नहीं कर रहा, वो कंपेयर कर रहा है इंडिया की पॉपुलेशन को, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो अगर वो इंडिया की पॉपुलेशन को कंपेयर कर रहा है तो अमेरिका, वो अमेरिका से कंपेयर करेगा या अमेरिका की पॉपुलेशन से कंपेयर करेगा? पॉपुलेशन पॉपुलेशन से कंपेयर कंपेयर होगी ना। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि द वेदर ऑफ मुंबई इज बेटर देन चेन्नई, अगर मैं ऐसे बोलूँ द वेदर ऑफ मुंबई इज बेटर देन चेन्नई, कि मुंबई का मौसम चेन्नई से बेहतर है, ठीक है, वहाँ कम गर्मी होती है, कहने को पहले जैसे, तो द वेदर ऑफ मुंबई इज बेटर देन चेन्नई, क्या हम बोल सकते हैं? नो। देखो, आप मुंबई को अगर चेन्नई से कंपेयर करते हैं ना, वो ठीक होता है, मुंबई इज बेटर देन चेन्नई, मुंबई इज बिगर देन चेन्नई, वो ठीक हो सकता था। लेकिन अगर मैं वेदर को कंपेयर कर रहा हूँ तो कंपेयर भी वेदर से ही करूंगा ना, तो मुझे वहां पे क्या बोलना पड़ेगा, द वेदर ऑफ मुंबई इज बेटर देन द वेदर ऑफ चेन्नई या देन दैट ऑफ चेन्नई। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है गाइस, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज नॉट हायर देन अमेरिका, इंडिया की पॉपुलेशन अमेरिका से ज़्यादा नहीं है, अमेरिका की पॉपुलेशन से ज़्यादा है, पॉपुलेशन को पॉपुलेशन से कंपेयर कर सकते हैं हम। तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको क्या ध्यान रखना है गाइस, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज हायर देन दैट ऑफ अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे दैट ऑफ हम किसको रिपीट करने के लिए यूज कर रहे हैं, पॉपुलेशन को, मतलब बेसिकली सेंटेंस क्या बन रहा था, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज हायर देन द पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका। लेकिन अब द पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका हम एक ही सेंटेंस में एक वर्ड को रिपीट नहीं करते, तो उसकी रिप्लेसमेंट हमने क्या लगाई वहां पे, दैट ऑफ। तो गाइस ऐसे कभी आपको किसी नाउन के ऑब्जेक्ट की, अब नाउन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब ऑफ लगा के हम किसी नाउन से पहले कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं उसका, तो किसी नाउन के ऑब्जेक्ट को अगर आप दूसरे नाउन से कंपेयर कर रहे हो तो याद रखना दूसरे नाउन से नहीं, दूसरे नाउन के ऑब्जेक्ट से ही कंपेयर करना होता है। तो उस दूसरे नाउन को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको दैट ऑफ लगाना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज इज बिगर देन ब्राज़ील, मतलब ऐसे एग्जांपल बना रहा हूँ, मान लो उसने क्वेश्चन बना दिया द जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज बिगर देन ब्राज़ील, रॉन्ग, द जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया is bigger than that of Brazil, ठीक है। The cost of this mobile is higher than that mobile, गलत, क्या होगा, the cost of this mobile is higher than that of that mobile, ऐसे बोला जाता है। तो I hope you've understood the concept। तो यहाँ पे क्या आएगा, the population of India is higher than that of America. The students of my class are wiser than your class without a doubt, सेम वही कॉन्सेप्ट है गाइस, यहाँ पे मेरी क्लास को कंपेयर नहीं कर रहे, मेरी क्लास के स्टूडेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। और जब प्लूरल नाउन को कंपेयर करते हैं ना, तो अब देखना क्या आएगा, द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर वाइजर देन योर क्लास, मेरी क्लास के बच्चे तुम्हारी क्लास के तुम्हारी क्लास से ज़्यादा समझदार हैं या तुम्हारी क्लास के बच्चों से ज़्यादा समझदार हैं। मैं क्लास को क्लास से कंपेयर कर सकता था, लेकिन यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट ऑफ लगा के स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है, तो द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर वाइजर देन, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, अब आपको लग रहा होगा सर देन दैट ऑफ योर क्लास, देन दैट ऑफ की जगह आप प्लूरल है तो क्या आ जाता है, दोज ऑफ। देखो यहाँ पे सिंगुलर था पॉपुलेशन, तो सिंगुलर के लिए हमने क्या यूज किया, दैट ऑफ। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, देन दोज ऑफ योर क्लास, ठीक है। तो द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर वाइजर देन दोज ऑफ योर क्लास विदाउट अ डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नो बुक इज होलियर टू द हिंदूज देन द गीता, कि हिंदूज के लिए गीता से ज्यादा पवित्र और कोई किताब नहीं है। ये वही वाला एग्जांपल है जो अभी अपने वो अशोक, किंग अशोक वाला देखा था कि नो किंग वाज मोर इंटेंसली इन्वॉल्व इन द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल देन किंग अशोका। अब वहां पे हमने क्या किया था, नो किंग नहीं, नो अदर किंग। सिमिलरली नो बुक या नो अदर बुक, कोई दूसरी बुक इतनी पवित्र नहीं है हिंदुओं के लिए जितनी कौन सी है, गीता है। सो नो अदर बुक इज होलियर टू द हिंदूज देन द गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हेनेवर मैन अटेन्स फेम, ठीक है, व्हेनेवर अ मैन होगा यहाँ पे, व्हेनेवर अ मैन अटेन्स फेम, ठीक है, और यहाँ पे शायद मिसिंग है, व्हेनेवर अ मैन अटेन्स फेम हिज पर्सन क्वालिटीज आर इमिटेटेड बाय अदर्स हु आर क्लोज टू हिम। अब गाइस गलती कहाँ थी इसमें, बी पार्ट में, पर्सन क्वालिटीज या पर्सनल क्वालिटीज,
पर्सन तो नाउन होता है गाइज, यहाँ पे हम उसको एडजेक्टिव यूज करना है हमने, तो पर्सनल क्वालिटीज बोलते हैं, पर्सन क्वालिटीज नहीं होता। तो वेन एवर अ मैन अटेन्स फेम, कि जब भी किसी इंसान को शोहरत मिल जाती है, हिज पर्सनल क्वालिटीज आर इमिटेटेड बाय अदर्स, कि उसकी पर्सनल क्वालिटीज को दूसरे लोग कॉपी करने लग जाते हैं जो उसके नजदीक रहते हैं। तो हिज पर्सनल क्वालिटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। All said and done, it is the basic values that are most important and help you in the long run. All said and done, it is the basic values that are most important या that are most important, कि भाई सारी कही बात का निचोड़ यही है कि जो आपकी बेसिक वैल्यूज होती है ना, आप दूसरों को कैसे ट्रीट करते हो, आप कैसे लोगों के साथ मिलते जुलते हो, कैसे आप अपनी ज़िंदगी जीते हो, ये वैल्यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं लॉन्ग रन में, ना कि पैसा या शोहरत या ये सब चीज़ें। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ऑल सडन डन, इट इज़ द बेसिक वैल्यूज दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंस होगा या इंपॉर्टेंट होगा, इज इंपॉर्टेंस इज अ नाउन और इम्पॉर्टेंट इज एन एडजेक्टिव। ऐसे बहुत बार वर्ड्स आपको बहुत क्लोज मिलते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन इज नाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव इज एडजेक्टिव। ठीक है, अब ऐसे ऐसे आपको वर्ड समझने पड़ेंगे कौन सा नाउन है कौन सा एडजेक्टिव है। जैसे इंपॉर्टेंस इज नाउन वेर एज इंपॉर्टेंट इज एडजेक्टिव। ठीक है, तो next question guys, we were very much carefully in our approach and hence we were able to complete the complicated task. We were very much carefully, adverb आएगा या adjective आएगा guys? We were very much careful in our approach and hence we were able to complete the complicated task. तो we were very much careful. ठीक है, carefully नहीं, adverb की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई verb use नहीं हो रही। Next question guys, in our area the journey by bus is quick and safe than by train. अच्छा, यहाँ पे गलती क्या थी गाइस, इन आर एरिया द जर्नी बाय बस इज, अगर देखो गाइस अगर यहाँ सेंटेंस सिर्फ क्विक एंड सेफ तक होता ना तो आप क्विक एंड सेफ लगा सकते थे कि हमारे एरिया में बस से जर्नी क्विक एंड सेफ है, लेकिन आगे उसने क्या बोल दिया, देन बाय ट्रेन, मतलब वो कंपैरिजन कर रहा है कि अगर ट्रेन से ज़्यादा सेफ और ज़्यादा क्विक जर्नी हमारे यहाँ बस से होती है। तो इन आर एरिया द जर्नी बाय बस इज क्विक एंड सेफ नहीं आएगा, अब क्या आएगा, क्विकर एंड सेफर देन बाय ट्रेन, क्योंकि अब आगे उसने कंपैरिजन कर दिया है और कंपैरिजन में हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव ही यूज कर सकते हैं। तो इन आर एरिया द जर्नी बाय बस इज क्विकर एंड सेफर देन बाय ट्रेन, तो ये यहाँ पे गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अंजलि's परफॉर्मेंस इन द ड्रामा वाज बेस्ट देन दीपाली's बट नॉट सो गुड एज वैशाली's। अब गाइस कंपैरिजन हो रहा है तो आपको ये समझना बेस्ट नहीं आ सकता है यहाँ पे। अंजलि's परफॉर्मेंस इन द ड्रामा वाज बेटर देन दीपाली's, कि दीपाली से बेटर थी लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी वैशाली जितनी। तो अंजलि's परफॉर्मेंस इन द ड्रामा वाज बेटर देन दीपाली's बट नॉट सो गुड एज वैशाली's। ठीक है, तो इट वाज बेटर देन दीपाली, नॉट बेस्ट देन। ठीक है, अब ये कुछ पी वाई क्यूज देख रहे हैं गाइस, कुछ पी वाई क्यूज में कभी कभी एडजेक्टिव्स पे कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें एक पार्ट में एरर ढूंढना है हमें। तो सेंटेंस पढ़ते हैं, इनएफिशिएंसी हाई स्कूल लर्निंग इवेंचुअली हर्ट्स द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू टेक ऑन ग्लोबल कॉम्पिटिशन एंड टर्न इनटू वर्ल्ड लीडर्स। इनएफिशिएंसी हाई स्कूल लर्निंग या इनएफिशिएंट हाई स्कूल लर्निंग? हाँ जी गाइस, इनएफिशिएंट हाई स्कूल लर्निंग, यहाँ पे एडवर्ब की इनएफिशिएंसी कमी होती है किसी चीज़ की, इनएफिशिएंट होता है कमज़ोर या मतलब कम, जिसको हम बोलते हैं कि एफिशिएंट नहीं है जो, अच्छी नहीं है जो। तो इनएफिशिएंट हाई स्कूल लर्निंग eventually hurts the ability of students to take on global competition and turn into world leaders. Inefficiency high school learning नहीं, inefficient high school learning। inefficiency तो कमी होती है किसी चीज़ की, लेकिन inefficient होता है एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अब इसको एक डबल फिलर भी मिले थे हमको 2022 में पी वाई क्यू में, देखना। और इसमें आपको एक वर्ड था जो दोनों ब्लैंक्स में फिल करना था। तो एक बार सेंटेंस पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा वर्ड यहाँ पे जो दोनों में आ सकता है। ही इज सेंटेंस टू जेल फॉर कंसिस्टेंटली एंड डैश इल ट्रीटिंग हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव वर्ड होना चाहिए। एक आइडिया लगाया जाता है हमेशा गाइस ऐसे क्वेश्चन करने से पहले कि एक्सपेक्ट करते हो आप, एंटिसिपेट करते हो कि ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए, और सॉरी ऐसा ब्लैंक या ऐसा वर्ड होना चाहिए। दूसरा सेंटेंस है गाइस, वैल्यूएबल प्रोग्राम्स दैट कुड हैव सेव्ड लाइव्स बट इन्वॉल्व्ड ग्रेटर स्क्रूटनी ऑफ द काउंसिल्स अफेयर्स वर डैश अबैंडन्ड। अच्छा, उनको छोड़ दिया गया क्योंकि काउंसिल की
छानबीन हो जाती नहीं तो, कि बहुत वैल्यूएबल प्रोग्राम्स से जिंदगियां बच सकती थी, लेकिन उससे क्या होता था, सिक्योरिटी स्क्रूटनी हो जाती थी काउंसिल्स के अफेयर्स की, और इसी वजह से उनको प्रोग्राम्स को रोक दिया गया। तो ये भी नेगेटिव बात है। तो ही सेंटेंस टू जेल फॉर कंसिस्टेंटली एंड डैश इल ट्रीटिंग, इल ट्रीटिंग इज वर्ब, तो यहाँ पे एडवर्ब आना चाहिए। तो कैलेसली, अल्योरिंगली, अबेटिंग, इम्पैसिवली, ड्रूपिंगली, पहले तो ग्रामेटिकल सेंस में एलिमिनेट किया करो, अबेटिंग आ ही नहीं सकता, एंड अबेटिंग इल ट्रीटिंग हिज वाइफ हो सकता है, तो एडजेक्टिव तो आएगा नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, एडवर्ब। तो कैलेसली, अल्योरिंगली, इम्पैसिवली, ड्रूपिंगली, अल्योरिंग का मतलब क्या होता है, किसी को अपनी तरफ ल्योर करना, किसी को लुभाना अपनी तरफ, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड हमें ढूंढना तो ये नहीं आ सकता। इम्पैसिवली क्या होता है गाइस, इनडायरेक्टली, जिसको हम पैसिवली बोलते हैं ना, तो इम्पैसिवली मतलब विदाउट विदाउट गिविंग एनी थॉट, विदाउट केयर। ड्रूपिंगली, नीचे गिर जाना, लेकिन सही आंसर यहाँ पे क्या था, कैलसली। कैलसली क्या होता है, बहुत ही रूड में रॉ वे में, मतलब गंदे तरीके से लड़ाई झगड़ा करना। तो ही सेंटेंस टू जेल फॉर कंसिस्टेंटली एंड कैलसली इल ट्रीटिंग हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। वैल्यूएबल प्रोग्राम्स कुड हैव सेव्ड लाइव्स but involved greater scrutiny of the council's affairs were carelessly abandoned. Carelessly मतलब without giving any thought, तो केयरलेसली, तो केयरलेसली भी होता है carelessly का मतलब, और carelessly का मतलब वेरी इन अ वेरी एंग्री एंड रूड मैनर भी होता है। तो दोनों यहाँ पे फिट बैठते थे, ऑप्शन ए वाज द राइट आंसर। एक और देखने का ऐसा क्वेश्चन था, इसमें आंसर आप बताना मुझे गाइस आपको क्या लग रहा था, और देखना क्या आएगा। जॉन्स डैश बिहेवियर इज टू गेट हिम इन अ लॉट ऑफ ट्रबल वन ऑफ दीज डेज, और दूसरा ब्लैंक है, व्हेन द एस्ट्रोनोमर, एस्ट्रोनोमर जो स्टार्स को स्टडी करते हैं, तो एस्ट्रोनोमर, एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोनोमर में फर्क होता है गाइस, कहीं कंफ्यूज मत होना। व्हेन द एस्ट्रोनोमर लुक्ड इनटू द टेलीस्कोप ही वाज शॉक्ड बाय द साइट ऑफ अ स्टार मूविंग इन एन डैश पाथ। अच्छा, आपको ग्रामेटिकल सेंस देखने गाइस, अगर एन दिया हुआ है तो इसका मतलब नेक्स्ट वर्ड वॉवल साउंड का होना चाहिए। कौन से वॉवल साउंड के नहीं है, देखो ये दो वर्ड शुरू में एलिमिनेट हो गए आपके। कॉमन सेंस होती है गाइस, अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, आप सही सही कर पाओगे आंसर्स को, बट आपको सही प्रेजेंस ऑफ माइंड, सही प्रैक्टिस के साथ जाना है। अब बच्चे अपने पास एबनॉर्मल, एक्सीड और एबरेंट, ठीक है। तो जॉन्स एबनॉर्मल बिहेवियर, जॉन्स एक्सीड बिहेवियर, या जॉन्स एबरेंट बिहेवियर। एक्सीड आ ही नहीं सकता, एक्सीड इज अ वर्ब। एक्सीड मतलब किसी पे वो कर जाना, इन्वोक कर, इन्वेड कर जाना, किसी को एक्सीड कर जाना, किसी से जुड़ जाना। सक्सेशन, एक्सेशन जो होता है, तो किसी से मिल जाना या किसी को अपने साथ मिला लेना, दैट्स एक्सीड। तो बचा एबनॉर्मल बिहेवियर या एबरेंट बिहेवियर। तो जॉन्स एबनॉर्मल बिहेवियर या जॉन्स एबरेंट बिहेवियर इज टू गेट हिम इन अ लॉट ऑफ ट्रबल वन ऑफ दीज डेज। एबनॉर्मल लग रहा है, राइट, बट सेकंड सेंटेंस देखना गाइस एक बार। व्हेन द एस्ट्रोनोमर लुक्ड इनटू द टेलीस्कोप ही वाज शॉक्ड बाय द साइट ऑफ अ स्टार मूविंग इन एन डैश पाथ। अब गाइस स्टार एबनॉर्मल पाथ में नहीं घूमते, ठीक है। स्टार ये नहीं है कि वो अपना जहाँ मक्खी की तरह नॉर्मल पाथ में घूम रहा है, वो मजे ले रहा है, ठीक है। वो होता है डिविएटेड पाथ, कि हल्का सा मूव कर गया है अपने पाथ से, वो होता है एबरेंट पाथ। तो एबरेंट इज द राइट वर्ड हेयर। एबरेंट पाथ होता है, अब नॉर्मल पाथ कुछ नहीं होता। एंड एबरेंट बिहेवियर भी होता है, उसका बदला हुआ व्यवहार आजकल जो है वो उसको बहुत मुश्किल में डाल सकता है। सो द राइट वर्ड, लग रहा था आपको एबनॉर्मल होगा, लेकिन राइट वर्ड वाज एबरेंट हेयर, ठीक है। चलो गाइस, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं एडवर्ब्स के ऊपर, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन तो हम एडजेक्टिव पे कर रहे थे, अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं एडवर्ब्स के। तो एडवर्ब्स कैसे बनते हैं गाइस, 99% जो एडवर्ब्स बनते हैं वो इस फॉर्मूला से बनते हैं। एडजेक्टिव में एल वाई ऐड कर दो, वो क्या बन जाते हैं, एडवर्ब बन जाते हैं, ठीक है। जैसे स्मार्ट, स्मार्ट का एडवर्ब क्या बनता है, स्मार्टली। क्विक, क्विकली। स्लो, स्लोली। रैंडम, रैंडमली। ओकेजनल, ओकेजनली। फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंटली, ठीक है। नाइस, नाइसली। रूड, रूडली। बैड, बैडली। लेकिन गुड, अब गुड का गुडली मत बना देना। मैंने कहा 99% जो एडवर्ब्स होते हैं वो ऐसे बनते हैं। अब गुड का एडवर्ब क्या होता है गाइस, वेल। गुड का गुडली नहीं होता, गुड का एडवर्ब क्या बनता है, वेल। हाँ जी, हैव अ गुड डे। गुड डे, डे इज अ नाउन, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, गुड डे। लेकिन वेल डन, डन क्या है, वर्ब, तो वर्ब के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, वेल। तो गुड का एडवर्ब वेल बनता है। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको एडवर्ब में सीखने होते हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो चलो गाइस, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। द प्रिंसिपल फॉरबेड अस नॉट टू यूज द एंटायर सेंट्रल हॉल। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है एडवर्ब्स का, कि दो नेगेटिव वर्ड्स एक सेंटेंस में कभी इकट्ठा यूज नहीं होते। जैसे मैथ्स में हम करते थे ना, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पलट जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। सिमिलर रूल इंग्लिश में भी है कि दो नेगेटिव वर्ड एक सेंटेंस में यूज नहीं होते, क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग पलट जाता है। सो फॉरबिड का मतलब क्या होता है, मना कर देना। तो वो क्या कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ने हमें मना कर दिया है पूरा सेंट्रल हॉल यूज नहीं करना। तो फॉरबिड का मतलब ही जब मना कर दिया होता है, तो फिर नॉट टू यूज का क्या मतलब हुआ,
तो गाइस जब आप एक नेगेटिव वर्ड आ चुका है, आप दूसरा नेगेटिव वर्ड सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते उसके बाद। तो द प्रिंसिपल फॉरबेड अस टू यूज द एंटायर सेंट्रल हॉल, फॉरबेड अस नॉट टू यूज नहीं होगा। हाँ जी, माई पेरेंट्स हैव फॉरबिडन मी टू नॉट लीव द हाउस, या माई पेरेंट्स हैव फॉरबिडन मी टू लीव द हाउस। फॉरबिडन का मतलब ही क्या होता है, नहीं करना, तो फिर उसके बाद नॉट यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको कॉन्सेप्ट सीख के चलने पड़ेंगे। आई डोंट नो नथिंग अबाउट यू, या आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू। आई डोंट नो नथिंग अबाउट यू, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू। सर एनीथिंग आएगा, क्योंकि डोंट जब बोल दिया तो फिर नथिंग दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं आ सकता। ठीक है, आई नेवर हार्डली टॉक टू एनी स्ट्रेंजर, नेवर बोल दिया तो फिर हार्डली का क्या लॉजिक है, या तो बोलो आई नेवर टॉक टू एनी स्ट्रेंजर, या आई हार्डली टॉक टू एनी स्ट्रेंजर। नेवर और हार्डली इकट्ठा नहीं आएंगे, तो दो नेगेटिव वर्ड्स इकट्ठा एक सेंटेंस में यूज नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, शी डज नॉट हार्डली नो व्हाट हैपेंड यस्टरडे। ये देखो वही क्वेश्चन आ गया, नॉट भी डाल दिया और हार्डली भी डाल दिया, हो सकता है दोनों इकट्ठा, गलत। शी डज नॉट नो व्हाट हैपेंड यस्टरडे, एक नेगेटिव आ गया, उसके बाद दूसरा नेगेटिव वर्ड हम यूज नहीं कर सकते। या तो क्या होता, शी डज नॉट नो व्हाट हैपेंड, या होता शी हार्डली नोज व्हाट हैपेंड। ठीक है, तो आपका हमें गलती मिल गई, हमारे ये पार्ट में गलती है, दो नेगेटिव वर्ड एक सेंटेंस में यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बिलीव मी आई कुडंट हार्डली बिलीव व्हाट एनी वन ऑफ देम हैड सेड। विश्वास करो, वही गलती आ गई, आई कुडंट हार्डली बिलीव या आई कुडंट बिलीव। मेरे विश्वास करो, आई कुडंट बिलीव व्हाट एनी वन ऑफ देम हैड सेड, कि मेरा मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो क्या कह रहे थे। तो बिलीव मी, आई कुडंट भी और हार्डली भी इकट्ठा नहीं यूज हो सकता, आई कुडंट बिलीव। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द रियल इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ आवर लाइफ इज आवर लाइवलीहुड विच सेपरेट्स अस फ्रॉम एनिमल्स। कि हमारी ज़िंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी लाइवलीहुड है, जो हमें जानवरों से अलग करती है। अब इसमें गलती क्या थी गाइस, रियल इंपॉर्टेंट नहीं, द रियली इंपॉर्टेंट थिंग। रियल और रियली में बहुत फर्क होता है गाइस। रियल होता है असली, जैसे बोलता हूँ दीज आर रियल डायमंड्स, रियल मतलब असली, जेन्युइन, एंड दीज आर रियली एक्सपेंसिव, रियली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। सो द रियली इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ आवर लाइफ इज आवर लाइवलीहुड। ऐसे वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना गाइस, जो एडजेक्टिव से एडवर्ब में जब कन्वर्ट होते हैं तो अपना मीनिंग बदल लेते हैं, जैसे रियल रियली, ठीक है, हार्ड हार्डली, लेट लेटली, ठीक है, शॉर्ट शॉर्टली। तो ये वर्ड्स हैं जो अपना मीनिंग चेंज कर लेते हैं, बिटर बिटरली, जिनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपने क्वेश्चंस पहले ट्राई कर लेना और फिर मेरी एक्सप्लेनेशन सुनना गाइस। ठीक है, चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पॉज कर लो, पहले सॉल्व करके देख लो और फिर मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनना एक बार गाइस। शी वॉज नोटिसेबली अपसेट बाय हाउ इंडिग्नेंट ही रिस्पॉन्डेड टू हर फाइनल क्वेश्चन। तो शी वॉज नोटिसेबली अपसेट, ये तो ठीक है, बाय हाउ इंडिग्नेंट ही रिस्पॉन्डेड या हाउ इंडिग्नेंटली। गाइस ये जो एडवर्ब ऑफ आपके वो होते हैं ना इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, हाउ वाई, इनके साथ आप क्या एडजेक्टिव नहीं क्या यूज करते हो, एडवर्ब यूज करते हो। तो शी वॉज नोटिसेबली अपसेट बाय हाउ इंडिग्नेंट ही, इंडिग्नेंट मतलब रूडली, तो हाउ इंडिग्नेंटली ही रिस्पॉन्डेड टू हर फाइनल क्वेश्चन, के वो ये देख के बड़ी अपसेट हो गई कि उसने कितना रूडली उसके सवाल का जवाब दिया। तो शी वॉज नोटिसेबली अपसेट बाय हाउ इंडिग्नेंटली ही रिस्पॉन्डेड टू हर फाइनल क्वेश्चन। नेक्स्ट, शी कैन अंडरस्टैंड मराठी बट शी कैनॉट स्पीक इट प्रॉपर नॉर फ्लुएंटली। कि वो मराठी समझ सकती है लेकिन ना तो बोल सकती, ठीक है, और ना ही ना तो प्रॉपरली बोल सकती ना फ्लुएंटली बोल सकती। देखो उस गलती क्या दी, शी कैन अंडरस्टैंड मराठी बट शी कैनॉट स्पीक इट प्रॉपर नॉर फ्लुएंटली या प्रॉपरली नॉर फ्लुएंटली। तो शी कैनॉट स्पीक इट प्रॉपरली नॉर फ्लुएंटली। ठीक है चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, योर स्कूटर वुड नॉट हैव गिवन यू सो मच ट्रबल इफ यू हैड मेंटेन्ड इट प्रॉपर। गलती क्या थी गाइस, योर स्कूटर वुड नॉट हैव गिवन यू सो मच ट्रबल इफ यू हैड मेंटेन्ड इट प्रॉपर या प्रॉपरली। इफ यू हैड मेंटेन्ड इट प्रॉपरली, अगर आपने ढंग से इसको मेंटेन करके संभाल के रखा होता तो आज ये तुम्हें इतनी मुश्किल ना देता। तो ये स्कूटर वुड नॉट हैव गिवन यू सो मच ट्रबल इफ यू हैड मेंटेन्ड इट प्रॉपरली। मेंटेन के लिए यूज हो रहा है तो विल यूज एन एडवर्ब हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द टैक्सी ड्राइवर who had come to receive us at the airport was speaking fluently French. Speaking fluently French या speaking French fluently। तो गाइस एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो होते हैं ना, जो आपको कोई काम होने का तरीका बताते हैं कि कोई काम कैसे किया जा रहा था वो हमेशा वर्ब के और उसके बाद लगते हैं, एंड में लगते हैं। तो ही वॉज ड्राइविंग केयरलेसली, ही वॉज केयरलेसली ड्राइविंग, ही वॉज केयरलेसली ड्राइविंग। गलत होगा, क्या होगा, शी वॉज ड्राइविंग केयरलेसली। जैसे शी वॉज ब्यूटीफुली डांसिंग या शी वॉज डांसिंग ब्यूटीफुली।
ठीक है, ही वॉज शाउटिंग लाउडली या ही वॉज लाउडली शाउटिंग? ही वॉज शाउटिंग लाउडली. तो द टैक्सी ड्राइवर who had come to receive us at the airport was speaking fluently French नहीं, he was speaking French fluently. ठीक है, ये यूज होगा यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, वन शुड फेस द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ लाइफ मैनली. अब सुनने में ठीक लग रहा है गाइस. ठीक है, ही वॉज बिहेविंग वेरी मैनली. वन शुड फेस द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ लाइफ मैनली. बट गाइस मैनली जो वर्ड है ना, अब इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है देख के लगता है कि मैनली इज एन एडवर्ब, लेकिन मैनली एडवर्ब नहीं होता. मैनली किससे बना है? मैन प्लस एल वाई. मैन एडजेक्टिव नहीं है, मैन नाउन होता है. तो मैनली इज नॉट एन एडवर्ब, मैनली इज एन एडजेक्टिव. और इसको एडवर्ब की तरह यूज करना इज इनकरेक्ट. तो क्या बोला जाएगा गाइस? वन शुड फेस द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ लाइफ इन अ मैनली मैनर. ये बोला जाता है कि मैनली तरीके से जिंदगी को फेस करना चाहिए, मतलब डरना नहीं, डरपोक की तरह डरपोक नहीं बनना चाहिए. तो वन शुड फेस द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ लाइफ इन अ मैनली मैनर. Next, the observers feel that the stronger team had to face defeat because the players didn't play wholehearted. अच्छा, तो ऑब्जर्वर्स को लगता है कि जो स्ट्रॉन्ग टीम थी वो हार गई क्योंकि प्लेयर्स तहे दिल से नहीं खेले. बिकॉज द प्लेयर्स डिड नॉट प्ले होल हार्टेड या होल हार्टेडली, वही एडजेक्टिव एडवर्ब वाली गलती है. सो द ऑब्जर्वर्स फील दैट द स्ट्रॉन्गर टीम हैड टू फेस द डिफीट बिकॉज द प्लेयर्स डिडंट प्ले होल हार्टेडली होगा यहाँ पर. Next question guys, although he is usually rude with everyone, he behaved nice with all of us today. कि हालांकि वो सबके साथ रूडली बिहेव करता है लेकिन हमारे साथ बड़ा अच्छे से बिहेव कर रहा था. गलती क्या है गाइस? ऑल्दो ही इज यूजुअली रूड विद एवरीवन, ही बिहेव्ड नाइस विद अस या ही बिहेव्ड नाइसली विद ऑल ऑफ अस टुडे. कि आज उसने हमारे साथ बड़े नाइसली बिहेव किया. तो ही बिहेव्ड नाइस नहीं, ही बिहेव्ड नाइसली with all of us today. Next question guys, in spite of toiling very hardly, he realized that he had not earned anything substantial. कि भाई बहुत मेहनत करने के बाद उस भी उसे रियलाइज हुआ कि उसने कुछ कमाया नहीं है ले दे के आज तक ज़्यादा कुछ. तो इन स्पाइट ऑफ टॉयलिंग वेरी हार्डली, हार्डली का मतलब तो क्या होता है? उसने कुछ मेहनत की ही नहीं. लेकिन यह इन स्पाइट ऑफ टॉयलिंग वेरी हार्ड, तो इन स्पाइट ऑफ टॉयलिंग वेरी हार्ड होगा, हार्डली नहीं गाइस. हार्ड और हार्डली में ना बहुत डिफरेंस होता है गाइस. हार्ड क्या होता है? सख्त या कठोर या मेहनती. ठीक है, जैसे ही इज अ हार्ड वर्कर या जैसे इट वाज अ हार्ड सरफेस. तो हार्ड वर्कर मतलब बड़ा मेहनती इंसान है. लेकिन हार्डली का मतलब क्या होता है गाइस? हार्डली इज अ नेगेटिव वर्ड, जिसका मतलब होता है कुछ भी नहीं. तो ये ऐसे पेयर है गाइस जब जिसको हम जैसे ही कन्वर्ट करते हैं ना एडजेक्टिव से एडवर्ब में, ये अपना मीनिंग बदल लेता है बिल्कुल अलग. तो गाइस एक बार एक रियल सिचुएशन बताता हूँ, आपको अगर समझ आए तो देखना गाइज. एक बार क्या होता है, एक नया नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ी कंपनी में ज्वाइन करता है. तो भाई वो फर्स्ट डे पे थोड़ी बहुत वो लेग पुलिंग तो होती है, रैगिंग होती है सबकी. तो फर्स्ट डे वो जाता है अपने उसके पास, मैनेजर के पास कि सर मैं आया हूँ, मैंने ज्वाइन करना है और आज मेरा फर्स्ट डे. अब मैनेजर और बाकी सब लोग उसके मजे लेने के लिए क्या करते हैं, उसको ना बॉस के पास ले जाते हैं. अब फर्स्ट डे है, वो पहले ही डरा होता है कि क्या क्या होगा यार, बॉस के सामने क्या बोलूँगा क्या नहीं बोलूँगा, फर्स्ट डे है. तो टेंशन में होता है. तो वो मैनेजर उसको ले जाता है और जाके इंट्रोड्यूस कराता है कि सर मीट मिस्टर रोहित. ठीक है, वो कैसे इंट्रोड्यूस करता है उसको सुनना ध्यान से. वो क्या बोलता है, सर मीट मिस्टर रोहित, ही इज़ अ हार्ड वर्कर एंड ही हार्डली वर्क्स. भाई उसको लगा यार मेरी तारीफ कर रहा है भाई कि बड़ी मेहनत करता है यार, ये बड़ा अच्छा काम करता है. लेकिन जिसको समझ आता है उसको समझ आया क्या बोल रहा है वो. सर ही इज़ अ हार्ड वर्कर, हार्ड वर्कर मतलब बड़ा मेहनती इंसान है. लेकिन जो उसने आगे बोला सर एंड ही हार्डली वर्क्स, ही हार्डली वर्क्स का मतलब क्या हुआ? सर कोई काम नहीं करता है. ठीक है, ना के बराबर. तो जिसको समझ आता है वही इसको फॉलो कर पाता है. तो ये कॉर्पोरेट का बड़ा पुराना जोक है ये कि सर ही इज़ अ हार्ड वर्कर एंड ही हार्डली वर्क्स. तो हार्ड और हार्डली का फ़र्क आपको पता होना चाहिए. तो इन स्पाइट ऑफ टॉयलिंग वेरी हार्डली नहीं, इन स्पाइट ऑफ टॉयलिंग वेरी हार्ड, ही रियलाइज्ड that he had not earned anything substantial. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, हार्ड हैड ही थ्रोन द बॉल व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड. गाइज याद रखना, सेंटेंस की स्टार्ट में आप कभी एडजेक्टिव यूज नहीं करते, एडवर्ब यूज किया जाता है. तो हार्डली हैड ही थ्रोन द बॉल व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड. और हैड ही क्यों यूज हो रहा है गाइज पता है? ही हैड क्यों नहीं हो रहा, हैड ही क्यों हो रहा है? अब ये भी एडवर्ब का एक रूल है कि इफ अ सेंटेंस बिगिंस विद एन एडवर्ब, ठीक है, अगर कोई एडवर्ब से अगर सेंटेंस या कोई क्लॉज स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन रूल लगता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज किया जाता है. तो जैसे मैं बोलता हूँ सुना आपने गाइस ये गेम का नाम नेवर हैव आई एवर, खेलते हैं नेवर हैव आई एवर डन दिस, नेवर हैव आई एवर मेट हिम या ऐसा कुछ. तो नेवर हैव आई एवर
देख रहे हो नेवर क्या एक एडवर्ब है, तो नेवर के बाद अब क्या लगाया जा रहा है, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, नेवर हैव आई एवर। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ seldom do I talk to such people, seldom do I seldom do I make such mistakes, seldom do I, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं। देखा गया आपने, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में कोई एडवर्ब होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले रखी जाती है। जैसे आपने देखा ये सो वाला, जैसे मैं बोलता हूँ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम एंड सो यू शुड या सो शुड यू, बताना गाइस मुझे क्या बोलते हो। अब आपको समझ आएगा कि हाँ ये तो हमने सुना तो है लेकिन हमें पता नहीं होता ये क्यों किया जाता है। तो दिस इज इन्वर्जन रूल, कि जब भी किसी सेंटेंस या क्लॉज की स्टार्टिंग में अगर कोई एडवर्ब यूज हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज होती है। जैसे मैंने बोला आई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, सो शुड यू, सो जो है ना एक एडवर्ब है, सो शुड यू, तो हम पहले क्या यूज कर रहे हैं, शुड और फिर यू। तो ये रूल होते हैं इस कॉन्सेप्ट जो आपको एडवर्ब में सीखने चाहिए। तो हार्डली हैड ही थ्रोन द बॉल व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, वी आर कॉन्फिडेंट इनफ टू अर्न आवर लाइवलीहुड बाय टॉयलिंग हार्डली, फिर वही क्वेश्चन आ गया, टॉयलिंग हार्डली नहीं, टॉयलिंग हार्ड, कि वी आर कॉन्फिडेंट इनफ, कि हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हम अपनी रोजी रोजी रोटी मेहनत करके कमा सकते हैं। तो वी आर कॉन्फिडेंट इनफ टू अर्न आवर लाइवलीहुड बाय टॉयलिंग हार्ड, हार्डली नहीं हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, she was so emotional stable that she was not moved by their decision to suspend her, तो she was so emotional stable या she was so emotionally stable। अब हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, एक इंटेंसिफायर यूज कर रहे हैं, तो एडवर्ब यूज कर रहे हैं, तो शी वॉज सो इमोशनली स्टेबल, नॉट इमोशनल स्टेबल, स्टेबल पहले ही एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटेंसिफायर। तो शी वॉज सो इमोशनली स्टेबल दैट शी वॉज नॉट मूव्ड बाय देयर डिसीजन टू सस्पेंड हर, कि वो इतना इमोशनली स्टेबल थी कि उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, दिस मशीन लुक्स गुड बट इज वेरी बैडली डिजाइंड एंड डज नॉट वर्क गुड, ये वो वही जो मैंने आपको पहले शुरू में बताया था, गुड का एडवर्ब क्या होता है गाइस, वेल। तो देखना, द मशीन लुक्स गुड, के देखने में तो अच्छी है, बट इज वेरी बैडली डिजाइंड, लेकिन बहुत बुरे तरीके से, बहुत गंदे तरीके से डिजाइन की गई है, एंड डज नॉट वर्क गुड या डज नॉट वर्क वेल, लेकिन अच्छे से काम, और अच्छे से काम भी नहीं करती। तो दिखने में अच्छी है बस ये, लेकिन ना तो अच्छा डिजाइन है इसका और ना ही अच्छे से काम करती है। तो द मशीन लुक्स गुड बट इज वेरी बैडली डिजाइंड एंड डज नॉट वर्क गुड नहीं, डज नॉट वर्क वेल, क्योंकि वर्क इज वर्ब और वर्ब के लिए हम क्या यूज करते हैं, एडवर्ब यूज करते हैं, नॉट एडजेक्टिव। गुड इज एडजेक्टिव, वेल इज एडवर्ब। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। विकास हैज बीन राइटिंग दैट एसे फॉर 2 hours बट ही स्टिल हैज नॉट फिनिश्ड इट, he still has not, विकास हैज बीन राइटिंग दिस दैट एसे फॉर 2 hours, ठीक है, बट ही स्टिल हैज नॉट फिनिश्ड इट, ठीक तो है सेंटेंस, नो एरर है गाइस, इसमें कोई गलती नहीं थी, जबरदस्ती गलती मत बनाया करो। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। ही इज श्योर टू सक्सीड बिकॉज ही इज यूज टू वर्किंग वेरी हार्डली, फिर वही गलती आ गई, ही इज यूज टू वर्किंग वेरी हार्डली या ही इज यूज टू वर्किंग वेरी हार्ड, कि भाई वो जरूर सक्सेसफुल बनेगा क्योंकि उसकी मेहनत करने की आदत है। ही इज श्योर टू सक्सीड बिकॉज ही इज यूज टू वर्किंग वेरी हार्ड। ठीक है, तो यूज टू वर्किंग वेरी हार्ड मतलब उसकी बहुत मेहनत करने की आदत हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ही हैज बीन वर्किंग विद मी फॉर द लास्ट 10 years बट आई कैन नॉट क्लेम दैट आई हैव अंडरस्टूड हिम थरो। अच्छा, आपको गलती शायद समझ आ गई होगी, ही हैज बीन वर्किंग विद मी फॉर द लास्ट 10 years बट आई कैन नॉट क्लेम दैट आई हैव अंडरस्टूड हिम थरो, या आई हैव अंडरस्टूड हिम थरोली, कि भाई बेशक मुझे उसके साथ काम करते हुए 10 साल हो गए लेकिन मैं आज भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं उसको अच्छे से जानता हूँ। सो आई कैन नॉट क्लेम that I have understood him thorough नहीं, I have understood him thoroughly, thorough is adjective, thoroughly is adverb। और लास्ट क्वेश्चन गाइज, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। ए बी सी डी या ई क्या बनेगा गाइज, क्वेश्चन आपके सामने है। ही वॉज लुकिंग इम्पेशेंट एट द अनवांटेड विजिटर हु शोड नो साइंस ऑफ लिविंग द रूम। आपको मुझे बताना गाइज ए बी सी या डी या ई क्या पार्ट आएगा इसमें, क्या गलती है, अगर है तो, नहीं तो क्या सही ऑप्शन बनना चाहिए इसमें। तो गाइज आई होप विद दिस यू विल अंडरस्टैंड कि एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के कॉन्सेप्ट्स कितने इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और वो कितना मतलब क्रूशियल हो जाते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग और आपके क्वेश्चंस की उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो यू शुड लुक इनटू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दीज 2 chapters।
तो इसके साथ गाइस अब अपना आज का लेक्चर खत्म करते हैं। आई होप ये सेशंस आपकी हेल्प कर रहे होंगे। तो अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा गाइस हमारे साथ। दिस इज़ आवर ईमेल आईडी hello@edutap.co.in कि आपको कैसा फील होता है इन लेक्चर्स को लेके। आर दी सेशंस हेल्पफुल फॉर यू और नॉट? ये सीरीज़ आपको कितनी मदद किया इस सीरीज़ ने आपकी प्रिपरेशन में, तो हमें ज़रूर बताइएगा। और अपने जो आंसर है वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तभी आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप सही कर रहे हो, आप सही ट्रैक कर रहे हो, आप सही फॉलो कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। विल बी बैक विद मोर सच सेशंस, जिसमें हम अगले सेशन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट भी प्रैक्टिस करेंगे। तो एग्जाम से पहले ऑलमोस्ट हमने सारे चैप्टर्स आपके लिए टच कर दिए हैं यहाँ पे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो गाइज यू कैन जॉइन अस इन आर कोर्स। द लिंक फॉर आर कोर्सेज हैव बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो एज वेल। एंड मैंने शुरू में आपको बताया भी कि आप कैसे अपने ब्राउजर पे जाके हमारे कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो। तो गो चेक देम आउट एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम देम गाइज। लास्ट लेग है आपके पेपर का, लास्ट स्ट्रेच है, बट आप उसको अवॉइड नहीं मतलब छोड़ नहीं सकते। आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा एग्जाम के लिए। तो यू हैव टू बी इन द टॉप 0.01 परसेंटाइल, राइट? एंड टू बी देयर यू हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सो गो गेट बेनिफिटेड एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑन टाइम एंड डू योर बेस्ट गाइज। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर गाइज, विच इज 8146207241, और you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. So guys, thank you so much for your patience, for your precious time, for your receptiveness, कि आप इतने क्रूशियल टाइम पे भी हमारे वीडियोस देखते हो और इनसे आपको हेल्प मिलती है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइज। डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड गाइज join our telegram channel. You will find all these PDFs and many more such which will be very helpful for you in our telegram channel. So it is going to be very useful for you. So thank you so much once again guys. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will do very well in the long run. So guys, stay safe, stay healthy, and happy learning to all of you. Thank you guys.